हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आदर्श सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल HDB@साइंस क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की श्रृंखला में मैं आज दिन संडे और आज 11 तारीख है, आपके समक्ष क्लासिफिकेशन टॉपिक के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, जिससे पहले मैं अपना टॉपिक चालू करूं, आपसे प्रार्थना है कि मेरा यूट्यूब चैनल HDB@साइंस क्लासेस के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इसे आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करें। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीव विज्ञान के चैप्टर क्लासिफिकेशन से वन लाइनर के रूप में हम आपके समक्ष आज उपस्थित हुए हैं और मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपके लिए निश्चित ही अच्छा लगेगा। तो आप लोग इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहें। आइए अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वर्गीकी का पितामह किसे कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। सभी जानते हैं, लीनियस, कार्ल लीनियस। इन्होंने टैक्सोनॉमी के लिए दिया था, इसलिए इन्हें फादर कहा जाता है। दूसरा है, कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण की कुल कितनी इकाइयों को बनाया? देखिए, कितनी इकाई बनाई थी? जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ। इस प्रकार से ये सब मिला करके कुल मिला करके 6 इकाइयों के लिए इन्होंने बनाया था। ठीक है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? लीनियस थे। द्विनाम पद्धति का मतलब क्या है दोस्तों, कि इन्होंने जो जूलॉजिकल या बॉटनिकल नेम दिए थे उसमें पहला नाम वंश के लिए दर्शाता था और दूसरा नाम जाति के लिए दर्शाता था। तो इसका श्रेय पूरा किसके लिए जाता है? लीनियस के लिए जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, सिस्टेमा नेचर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर यू। सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मुश्किल से मैं आपके लिए ये छाट छाट के लेकर के आता हूँ। तो सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है? ये भी किसकी है? लीनियस की पुस्तक है। अगला है, पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? दोस्तों, पुष्पी पादपों को हम फेनेरोगेम्स में पढ़ते हैं। ठीक है। अगला है, अपुष्पी पादपों के लिए किस में रखा जाता है? जो अपुष्पी पादप होते हैं उनका अध्ययन हम क्रिप्टोगैम्स में करते हैं। यानी क्रिप्टोगैम्स आर दोज प्लांट विच नॉट बियर द फ्लावर्स। अगला है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई कौन सी है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई जाति होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो जो आधारीय इकाई होती है वही छोटी इकाई होती है, तो जाति होगी। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? दोस्तों, हाइड्रोफाइट्स जो टर्म है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, हाइड्रो एंड फाइट्स। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स, यानी कि वे प्लांट्स जो जल में रहते हैं उनके लिए हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, जलीय पौधे। ठीक है। द्विनाम पद्धति का क्या अभिप्राय है? दोस्तों, यह हमने अभी पहले ही क्लियर कर दिया था। द्विनाम पद्धति में हम दो नाम देते हैं, पहला नाम वंश के लिए दर्शाता है और दूसरा नाम जाति के लिए दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, थैलोफाइटा के अंतर्गत हम शैवाल, कवक और जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस उपजगत के पौधों में भ्रूण नहीं बनता तथा संबंध ऊतक का अभाव होता है? दोस्तों, थैलोफाइटा के जो पौधे होते हैं उसमें भ्रूण का अभाव होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु को किस फाइलम में रखा गया है? तो जीवाणुओं को दोस्तों साइजोमाइकोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। किसमें रखा गया है? साइजोमाइकोफाइटा में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, वह पौधे जिनके बीज अंडाशय से घिरे हुए नहीं होते हैं किस वर्ग में आते हैं? तो वे पौधे जिनके बीज अंडाशय से नहीं घिरे हुए होते हैं उनके लिए हम जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओस्टवाल्ड टिप्पो का वर्गीकरण है, जाति वृत्तीय वर्गीकरण है। संघ टेरिडोफाइटा में आते हैं। कौन कौन आते हैं? नहीं, संघ ट्रैक्यूफाइटा में आते हैं, टेरिडोफाइटा आते हैं, जिम्नोस्पर्म आते हैं और एंजियोस्पर्म आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, जिन पौधों में संबंध ऊतक अनुपस्थित होते हैं। संबंध ऊतक आप जानते हैं जो फूड एंड वाटर का सप्लाई करते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये, तो किसमें अनुपस्थित होते हैं? ये ब्रायोफाइटा में ये ऊतक नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से पौधे पत्ती रहित तथा जड़ रहित होते हैं? क्या दोस्तों आप जानते हो कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें जड़ और पत्तियां नहीं होती? जी हाँ, ऐसे पौधे क्या होते हैं? साइलोप्सिडा सब फाइलम के पौधे होते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, जिन पौधों पर बीज नहीं बनते किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते? बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, क्या कहलाते हैं? अनावर्त बीजी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा आवर्त बीजी पादप कौन सा होता है? ये कौन सा होता है? लैम्ना होता है दोस्तों। कौन सा होता है? लैम्ना। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणुओं के लिए पौधा माना गया है। जीवाणु के लिए पौधा क्यों माना गया है? क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति कठोर होती है, सेल्यूलोज वगैरह की बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किसके से बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति किससे बनती है? काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट एक पदार्थ होता है जिससे मिलकर के ये बनती है। अगला क्वेश्चन है, माइट्रोकांड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? दोस्तों हम जानते हैं जीवाणु में अनुपस्थित होता है, क्योंकि जीवाणु की जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका होती है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइट्रोकांड्रिया अब्सेंट रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ जो हम जीवाणुओं से प्राप्त करते हैं उनके बारे में जानते हैं। लाइसिन। लाइसिन एक पदार्थ होता है जिसके लिए हम किससे? माइक्रोकोकस ग्लूटेमिकस से प्राप्त करते हैं। माइक्रोकोकस ग्लूमेटिकस से प्राप्त करते हैं। ठीक है। अगला है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज के लिए हम स्ट्रेप्टोकोकस यूकीज सिमिलिस से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी टू। विटामिन बी टू के लिए क्लास्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम नामक जीवाणु से प्राप्त करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 के लिए हम स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलियसिस से प्राप्त करते हैं। डेक्स्ट्रॉन। डेक्स्ट्रॉन के लिए हम ल्यूकोनोस्टाक मीजेंटीरॉइड्स से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी एसिटोबैक्टर के द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों गोल जीवाणु क्या कहलाता है? दोस्तों अपने आकार के आधार पर जीवाणुओं के लिए कई भागों में बांटा गया, जैसे कोकस, बैसिलस, स्पाइरलम, टेट्रॉड्स, ये सारे प्रकार होते हैं। आगे आएंगे तो हम उसे पढ़ेंगे। तो गोल जीवाणु को हम क्या बोलते हैं? कोकस बोलते हैं। एक सर्पिल जीवाणु को हम क्या कहते हैं? स्पाइरलम कहते हैं। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में, यानी कि इसका जीवाणु की जगह प्रोकैरियोटिक कोशिका भी हो सकता है। अगला है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करने वाले असहजीवी जीवाणु कौन से होते हैं? असहजीवी जीवाणु यानी कि जो पौधे के साथ में नहीं रहते हैं लेकिन नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एजेटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम नामक जीवाणु होते हैं। अगला है, भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? यानी कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए कम करते हैं। उस जीवाणु का नाम क्या है? थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। जीवाणुओं में प्रजनन सामान्यतः कौन सी विधियों से होता है? कौन सी विधियों से होता है? विखंडन के द्वारा होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता को क्या होता है? हाइड्रोजन दाता यानी कि जीवाणु जो हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी 12 के संश्लेषण में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों विटामिन बी 12 होता है, अभी हमने पढ़ा था, क्लास्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम से प्राप्त करते हैं। ये जीवाणु होता है। कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? जीवाणुओं की होती है।
अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? वो वर्णकी लवक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। ये क्या होते हैं? ये लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जिसे हम राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम कहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, कुछ प्रतिजैविक औषधियां जीवाणुओं के द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे बैसिलस ब्रेवियस से प्रतिजैविक थायरोथ्रिन नामक औषधि बनाई जाती है, और बैसिलस सबटिलिस से प्रतिजैविक सबटिलिन तथा स्ट्रेप्टोमाइसिस की विभिन्न जातियों से निम्न प्रतिजैविक बनाए जाते हैं। तो कौन कौन से बनाए जाते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन दोस्तों ये क्या है? एंटीबायोटिक ड्रग है। ये किससे बनाई जाती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसिस से बनाया जाता है। क्लोरीमाइसिटिन ये किससे? स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से प्राप्त की जाती है। एरोनिसिन ये किससे प्राप्त की जाती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस एरोफेंसिस से प्राप्त की जाती है। अगला है टेरामाइसिन। टेरामाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस से प्राप्त की जाती है। नियोमाइसिन ये स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडी से प्राप्त की जाती है। लुई पाश्चर क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? लुई पाश्चर क्यों प्रसिद्ध हैं? ये रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कैनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता क्या है? इनके तेल में यूरिसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। एपीफैट्स पौधे क्या होते हैं? दोस्तों एपीफैट्स आर दोज प्लांट जो दूसरे पौधों के ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? दूसरे पौधों का सहारा लेते हैं यांत्रिक अवलंब के लिए। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है, और उसके फल का जो गूदा होता है वो नारंगी रंग का होता है। ये भारत के किस भाग में खोजी गई है? ये दोस्तों अंडमान निकोबार जो द्वीप है वहां पे खोजी गई है। अगला है, मूल ग्रंथ का रूट नोड्यूल्स किस में पाई जाती हैं? यानी कि दोस्तों ये मूल ग्रंथ का जो होती हैं इनके अंदर जीवाणु रहते हैं। ठीक है, ये लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में होती हैं और इनमें सहजीवी जीवाणु निवास करते हैं और पौधे के लिए फायदा देते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते दोस्तों, क्योंकि जीव द्रव्य कुंचन की प्रोसेस हो जाती है। क्योंकि जब जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है तो जीवाणु की कोशिका से बाह्य परासरण की क्रिया होती है और उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है उससे जल निकल करके बाहर हो जाता है, जिससे जिससे प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है और ये मर जाते हैं। अगला है, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? दोस्तों तपेदिक यानी कि ट्यूबरोक्लोसिस। ट्यूबरोक्लोसिस कौन से जीवाणु से होती है? माइक्रोबैक्टीरियम से होती है। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि टीबी जो होती है वायरस से होती है। ये वायरस से नहीं, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। अगला है, जीवाणु जंतु है या वनस्पति? ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। जीवाणुओं का अध्ययन हम किस में करते हैं? वनस्पति में करते हैं, क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति कठोर होती है। सबसे लंबा अनावर्त बीजी जिम्नोस्पर्म पौधा क्या है? सिकोया है। ठीक है, सिकोया जाइगेंटिया। सबसे लंबा आवर्त बीजी वृक्ष कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टिस। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इट इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है? रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं के कृत्रिम संवर्धन सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीवाणु विज्ञान के ये जनक हैं, तो जाहिर सी बात है कि जीवाणुओं का संवर्धन भी रॉबर्ट कोच ने ही किया होगा। ठीक है, मनुष्य की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? एसिरकिया कोलाई। ये मनुष्य की आंत में रहने वाला जीवाणु है। अमोनिया को नाइट्रेट में कौन सा जीवाणु बदलता है? नाइट्री कारक जीवाणु बदलता है।
अगला है भोजन की विषाक्तता किससे उत्पन्न होती है। जो भोजन हमारा जो दूषित होता है उसमें विष उत्पन्न हो जाते हैं, ये कौन से जीवाणु के द्वारा होती है। ये क्लेस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा होती है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है, फली। ठीक है, क्योंकि जो फली वाली फसलें होती हैं लेग्यूमिनेसी कुल की कहलाती हैं और उनमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया रहते हैं जिससे उसके लिए फायदा होता है। अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या महत्व है। ये ऑक्सीजन का अवशोषण करने में सहायक होता है। दोस्तों आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं सारे, और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। यदि आप नाइन्थ टेंथ इंटरमीडिएट बीएससी या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए 100% लाभदायक साबित होंगे। तो दोस्तों जाते जाते मैं आपसे एक बार और कहना चाहूँगा कि हमारा जो HDB@साइंस क्लासेस चैनल है, इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और इसमें हमें और क्या सुधार करना चाहिए आप अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं, इसके लिए हम आपके बहुत ही आभारी हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन अच्छा हो।